तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 14 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लू फेंग ने कैसे पंगा ले लिया होता है डेमन क्लैन से, और वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट भी आ चुका होता है लू फेंग से भिड़ने के लिए, और दिखाया जाता है मोरूसा को जो कि आराम से बैठे हुए था और कहता है लो आ गए हो। अब लू फेंग वहाँ पे अभी भी आराम से बैठकर पी रहा होता है। यहाँ पे हमें लू फेंग के असली ताकत और एटीट्यूड के बारे में पता चलेगा। जैसे हमने लू फेंग को इमेजिन करना चाहा वैसे ही राइटर ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि बड़ी आराम से वहाँ पे बैठकर पी रहा होता है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लाओ मो भी आ चुका होता है उस गेट के बाहर। उसकी ऑरा चारों तरफ फैल रही होती है और लू फेंग की तरफ अपनी खूनी निगाहों से देख रहा होता है, जहाँ पे वो गुस्से में कहता है कि लॉर्ड लू ने मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए नहीं कहा था आने के लिए, तो अब क्या हुआ, मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्लास में वाइन गिराते हुए कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ कहना है तो जल्दी से कहो। और उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है, उसको घंटा उसको कुछ समझ नहीं रहा होता है लू फेंग, जिसे देख कर तो वाइस प्रेसिडेंट लोमो हंसने लगता है गुस्से से। और यहाँ तक कि मैंगवा टावर के बंदे भी ओनर भी आ चुके होते हैं, वो भी इस सब को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि अब वो भी इन सब चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज का उसी बंदे को दिखाया जाता है जो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुमने मोली क्लैन से उसको ले लिया है, यहाँ तक कि मैंगवा टावर और ब्लड पाइथन एसोसिएशन को भी तुम सीरियसली नहीं लेते हो। मैं यहाँ पे इस मैटर को निपटाने के लिए आया था, लेकिन किसने सोचा था कि तुम और भी पागल रहोगे। और यहाँ पर वो अभी भी गुस्से में था और वो कहता है कि जबकि मुझे पता है कि यहाँ पे कोई भी मसला नहीं होने वाला है, कोई भी अब हल नहीं निकलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ मेरे सामने अपोलाइज करने का और मेरे सामने भीख मांगने की मर्सी के लिए। चलो मुझे 10,000 यूनिवर्स सैंड्स दो एक माफ़ी के रूप में, और तुम्हें यहाँ पे ब्लड पाइथन एसोसिएशन कुछ नहीं करेगी, अदरवाइज यहाँ पे तुम नहीं बचोगे। और वो जोर जोर से हंसने लगता है, मानो कि उसकी बातों से लू फेंग डर रहा हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। और उसकी आंखों में और भी मर्डरस लुक बढ़ता जा रहा होता है। और देखा जाए तो हैडोमो ने भी यहाँ पे लू फेंग ने भी हैडोमो को मारा होता है, जिसके कारण उसे ट्रेजर्स तो मिले होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो 10,000 कॉस्मिक सैंड्स मांग रहा था। यहाँ तक कि नए नवेले इटर्नल ट्रिगर्स तो इतने को अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब 10,000 कॉस्मिक सैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक इटर्नल ट्रिगर्स के लिए भी। लू फेंग को वो फोर्स कर रहा था देने के लिए, लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिससे घंटा फड़का भी नहीं पड़ा होता है। वो अभी भी ग्लास को उठाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो, आदर यहाँ पे तुम्हें जो करना है करो वरना दफ़ा हो जाओ। अब ये सुनकर तो वाइस प्रेसिडेंट लाइमो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, स्टन हो जाता है। यहाँ तक कि जितने भी इटर्नल गॉड्स उसको देख रहे होते हैं वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा बंदा है जो कि नया नवेला इटर्नल ट्रू गोल्ड बना है, लेकिन ये आखिर इतना फियर्स कैसे हो सकता है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। अभी हुआंग सिटी में इतने फियर्स और डोमिनेटिंग इटर्नल गॉड को देख पाना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। यहाँ तक कि नॉर्मल इटर्नल ट्रिगर्स भी कॉशियस रहते हैं और इतना रैशली एक्ट नहीं करते हैं। जिसके बाद हमें वाइस प्रेसिडेंट लाइमो को दिखाया जाता है जो कि अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करता हुआ कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, और वो अपने पास से अपने ब्लैक स्केप्टर को निकालता है ताकि वो लू फेंग पे अटैक कर सके। और दिखाया जाता है कि उसके पावर से चारों तरफ ऑरा फैलने लगती है, उसकी डिवाइन पावर अभी से ही बर्न करने लगी थी, क्योंकि लू फेंग से बातों से उसे बहुत ही डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो उस पर अटैक भी करने वाला होता है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम अब नहीं बचने वाले हो। वो अपने पावर को गैदर करके अपने सेप्टर में अपनी डिवाइन पावर को इन्फ्यूज करके लू फेंग पे अटैक कर देता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। अब देखा जाए हैडोमो को जिससे लू फेंग की फाइट हुई होती है, तो उसके मुकाबले वाइस प्रेसिडेंट लोमो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन लू फेंग तो कहाँ था, वो भी आ चुका था, उसने प्रैक्टिस की थी, उसने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया होता है। और दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि सिर्फ बैठे हुए था। वो बैड सीन होता है ना हर एक मूवी में कि कैसे हीरो बैठे बैठे ही विलन्स को मार देता है, वैसे ही लू फेंग बैठे हुए था, जेंटली अपने लेफ्ट हैंड को उठाता है, अपने फाइव से नाइफ निकालता है और अपने परफॉर्म करता है टेक्निक्स लाइफ एंड डेथ नाइफ। और जैसे ही वो उस टेक्निक को परफॉर्म करता है वहाँ पे वो उसके ब्लैक सेक्टर को क्रॉस कर देता है, मतलब उसके ब्लैक सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। लू फेंग की परफेक्ट डिवाइन बॉडीज अपने पीक पे भी आ
आ चुकी थी, जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसका पावरफुल अटैक भी लू फेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लाइम को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जैसे कोई पावरफुल चीज़ उसे क्रॉस कर रही है। उसकी ब्लैक सेप्टर वहीं पे टूट चुकी होती है और यहाँ पे लू फेंग का नाइफ उसके सीने के आर पार हो चुकी होती है और लाइमो उसको रोक भी नहीं पा रहा होता है। लू फेंग ने अपने लाइफ एंड डेथ साइकिल को कंटिन्यू कर रखा था, उसके बॉडी को पियर्स किए जा रहा था, जिसको देखकर ब्लड पाइथन एसोसिएशन प्रेसिडेंट उसको रोकने को कहते, लू फेंग को रोकने को कहते, क्योंकि वो देख चुके थे कि यहाँ पे लू फेंग उस पर बहुत भारी पड़ रहा है और यहाँ पे लू फेंग की पावर उन सबसे कई गुना ज़्यादा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग ने इतनी जल्दी से ये सब किया था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। और हमें पता चलता है कि लू फेंग ने जब उस अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया था तो लू फेंग ने उसके दिल को ही निकाल लिया होता। और मैं आपको बता दूं कि इटर्नल ट्रिगर को मारने का एक रास्ता है, उसके दिल को ही तबाह कर दो, उसके दिल को ही निकाल लो। जैसे इंसान के दिल को निकाल लेते हैं वैसे ही लू फेंग ने अपने नाइफ की मदद से उसके दिल में इतने छेद किए थे, दिल को तो मतलब दिल के बगल में छेद करके उसके दिल को ही निकाल के अपने लेफ्ट हैंड में रखा हुआ था, जैसे कि उसकी जान उसके हाथों में हो। लू फेंग चाहता तो अभी उसको क्रश करके मार सकता था। और दिखाया जाता है कि लू फेंग वैसे ही बैठा था मानो कि लू फेंग ने अपनी कोई पावर का यूज ही नहीं किया। और दिखाया जाता है कि उसके हाथों में उसका दिल मौजूद था। इसे देखकर वाइस प्रेसिडेंट लाइमो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो पूरी तरह से भीख मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मानो वो गिरा रहा होगा अपने हार्ट को उसको वापस करने के लिए, वो पूरी तरह से डर चुका होता है, वो बार बार भीख मांगने लगता है कि ऐसा मत करो। दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उसके ब्लैक सेप्टर्स और बाकी सारे ट्रेजर्स को अपने पास रख लिया होता है। वो कहता है कि तुम तो अभी भी गरीब हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मेंगवा टावर के ओनर को, जो इस नज़ारे को देखकर स्टन हो जाता है और वो भी कहता है लॉर्ड लू यहाँ पे प्लीज़ आप मर्सी दिखाए, ये हमारे मेंगवा टावर के हॉनर्ड गेस्ट हैं। तो लू फेंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ऐसा कर रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है वाइस प्रेसिडेंट लाइमो, मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दूंगा, अपने पास से मुझे 20,000 कॉस्मिक सेंट्स कंपनसेशन के रूप में लाओ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकता हूँ। तो यहाँ पे लू फेंग ने उसको वह 20,000 कॉस्मिक सैंड्स देने को कहे होते, जबकि उस बंदे ने लू फेंग से पहले 10,000 कॉस्मिक सैंड्स मांगने को कहा था। इसके बाद लू फेंग उससे कहता है मैं बहुत ही दयालु हूँ, तुम्हारे वेपन्स और ट्रेजर्स इन सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसके बाद भी तुम्हें 12,000 कॉस्मिक सैंड्स मुझे देने पड़ेंगे। और लू फेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर तुम उसे दोगे तो ही जिंदा रहोगे, अगर तुम नहीं दिए तो मुझे ब्लेम मत करना। अपने लेफ्ट हैंड में ही उसके हार्ट को रखे हुए था। और इस मोमेंट में हमें बाकी सारे इटर्नल ट्रिगर्स को दिखा था जो कि इस प्रेशर को फील कर पा रहे थे, जो पहले मजाक उड़ाए थे लू फेंग के बारे में कि कैसे वो कमज़ोर हैं, अभी वो कांपने लगे थे क्योंकि लू फेंग ने अपनी इस तरह पावर का प्रदर्शन किया। बैठे बैठे ही उसने एक इटर्नल ट्रिगर की उसकी असली औकात दिखा दी कि देख बंदे, अगर मुझे मारना होगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही मार सकता हूँ, मैं इसे पंगा लेने की कोशिश मत कर वरना तेरा अंजाम ऐसे ही। वो सबको दिखा रहा होता, सबको अपनी औकात बता रहा होता है कि तू मेरे सामने कुछ नहीं है। और दिखाया जाता है सबके दिल में घबराहट सी थी, सब लोग इस इनविंसिबल प्रेशर को महसूस कर पा रहे होते हैं और सबको रियलाइज हो गया था कि ह्यूआंग सिटी में एक टेरिफाइंग कैरेक्टर आ चुका है। और हमें ट्रिगर के हमें लाइमो को दिखाया जाता है जो कि अभी भी भीख मांगता और कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है क्योंकि यहाँ पे पैसों से बढ़कर उसकी जान नहीं थी। लू फेंग उससे कहता है कि ठीक है चलो वहाँ पे मेरी सप्लीमेंट्री कॉस्मिक सैंड्स दो, जहाँ पे हमें लाइमो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के सामने आता है और कहता है ये प्रेसिडेंट के पास है। और वो अपने प्रेसिडेंट के पास जाता है ताकि वो पैसों का जुगाड़ कर सके। और हमें प्रेसिडेंट के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है डार्क फोर्स के लीडर मुंग यांग जो कि अपने आंखों को ब्लैक स्केल से कवर किए हुए था और वो भी इस चीज़ को देख रहा था। वो उससे कहता कि ठीक है मैं तुम्हें 12,000 कॉस्मिक स्टैंड देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मेरे भाई को जाने दो। और यहाँ पे वो ब्लड लीडर भी उसके सामने झुक चुके होते हैं और यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दो। तो यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, ठीक कहता है ठीक है। और वो कहता है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब जैसा कि तुम्हें पता है ये सेप्टर 6,000 कॉस्मिक सैंड्स के बराबर है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे करने वाला हूँ। अब दिखाया जाता है कि वो बंदा ब्लैक बॉटल में अपीयर करके 18,000 कॉस्मिक सैंड्स लू फेंग की तरफ देखता है। लू फेंग उसको ले लेता है और कन्फर्म करता है कि सच में
उसमें 18,000 कॉस्मिक सैंड्स मौजूद होते हैं और लू फेंग उसको अपने पास रख देता है, जिसके बाद लू फेंग उसके हार्ट ऑफ ट्रू गॉड ऑफ हार्ट को भी वापस लौटा देता है। जिसके बाद लाइमो अपने आप को रिकवर करता है और दिखाया जाता है कि वो रिकवर करने के बाद भी उसकी आंखों में डर साफ नजर आता, जैसे मानो कि वो घबरा रहा है, उसे मौत का डर हो चुका होता है। उसे इस बात की घबराहट हो रही कि आखिर मैंने ऐसे बंदे से पंगा ही क्यों लिया। और दिखाया जाता है कि वो सारे बंदे भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उन सब की तरफ देखता है। जिसके बाद ब्लड पाइटन एसोसिएशन प्रेसिडेंट मू यांग उससे कहता है कि मैं लूहे के ब्रदर की स्ट्रेंथ को एडमायर करता हूँ और ये नेचुरल है कि हमने आपको 20,000 कॉस्मिक सैंड्स कंपनसेट किए हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं 100 फ्लावर्स बैंक्वेट से। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लू फेंग फिर से अपने उसी ब्लैक बोतल को देखता है और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि ये प्रेसिडेंट तो थोड़ा सा टॉलरेंट टाइप का है, जिसकी वजह से ऐसे हर एक चीज़ आसानी से निपट गई थी। अब लू फेंग को पता था कि मुझे इतना भी आगे आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चल के उसे प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद हमें सिंचन संग मेंगवा टावर के ओनर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड लुओ है। जिसके बाद लू फेंग उससे कहता है और वो उससे कहती है कि यहाँ पे आपका रहना सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो लू फेंग उठता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ पे रहना मुझे सुटेबल नहीं करेगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है बिना म्यूजिक सुने ही। लू फेंग मोरोसा के साथ चला जाता है और यहाँ पे ओनर कहता है कि आप चिंता मत करिए, यहाँ पे अलोया का वो अच्छे से ध्यान रखा करेंगे। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से चला जाता है और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है बाकी सारे इटर्नल ट्रिगर्स को, जहाँ पे 2 इटर्नल ट्रिगर्स क्यू मेंग होते हैं जो कि रॉयल प्लेस से होते, वो इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनके लिए मानो वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें एक ट्रू गॉड की पावर को, इटर्नल ट्रू गॉड की पावर को देखने का एहसास हुआ और वो लोग भी समझ चुके थे कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल था। और वो कहता है कि ये कितना ही रेयर होता है कि किसी डार्क फोर्स के लीडर को अपने सामने झुका के उसके सामने माफ़ी मंगवाना। और वो कहता है लॉर्ड लुओहे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन यहाँ पे वो सभी इटर्नल गॉड्स खड़े होकर बात भी करने लगते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड लुओ की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, लेकिन आखिरकार वो एक छोटे मोटे इल्यूजन में अपने कंट्रोल को कैसे लॉस्ट कर दिए। क्या उनकी मेंटल पावर वीक थी या फिर वो ऐसा पर्पस से कर रहे थे अपने को आउट ऑफ कंट्रोल दिखाने के लिए। जहाँ पे प्रेसिडेंट ब्लड पाइटन कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लुओहे की स्ट्रेंथ मेरे से ऊपर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस छोटे मोटे इल्यूजन को भी ना सह सके। वहाँ पे 6 इटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, उन सब की पावर लगभग एक ही जैसे होती है और सब लोग इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर एक छोटे से इल्यूजन में अपने कंट्रोल को क्यों लॉस कर लिया है। एक इटर्नल ट्रू गॉड की विल इतनी भी वीक नहीं होती है कि वो एक वर्ल्ड गॉड ऑफ ट्रू गॉड ऑफ स्पेस से यहाँ पे इल्यूजन में फंस जाए। तो वो लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं कि हो सकता है कुछ भी, शायद वो अपने आप को जानबूझकर दिखा रहा था कि वो कमज़ोर है, ऐसा हो। सभी पागल ऐसा वो सभी लोग बात करने लगते हैं, कुछ लोग तर्क भी देने लगते हैं जो कि आप लोग समझते ही वो क्या क्या दे रहे होंगे। अब ऐसे ही उनमें बात होने लगती है और सब लोग अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे, लू फेंग की फाइट और लू फेंग के विल के पावर के बारे में। और हमें सीन चेंज कर बताया जाता कि यहाँ पे लगभग 10 इटर्नल ट्रू गॉड्स थे जो कि इस लड़ाई को देख रहे थे और 10 से 100 से वहाँ 1000 फैलने में टाइम नहीं लगी। पूरे के पूरे हिवांग सिटी में ये न्यूज़ फैल चुकी होती है और सारे के सारे फोर्सेज लू फेंग का नाम लुओहे से याद करने लगे थे। और हमें सीन चेंज कर यानफिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ और नहीं, वहाँ पे वही बिल्डिंग होता है जहाँ के बंदे को लू फेंग ने शुरुआत में मारा होता है, जहाँ से लू फेंग को ग्रेड मिला होता है डी ग्रेड का। तो चलो देखते हैं कि आखिर लू फेंग को इस बार किसका ग्रेड मिलता है, ABCD कौन सा ग्रेड में अपग्रेड होता है लू फेंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।